अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट कार्ड से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे भारतीय फ़ौज ने पाक फ़ज़ाइया के हाथों अपने लड़ाका तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी है। इससे कबल फ़ज़ाइया की जानिब से भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं और अब ये ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया ने तैयारे खोए। तैयारों की तादाद बताने से गुरेज करते हुए जनरल चौहान का कहना था कि उनके लिए ये जानना ज़्यादा अहम है कि ये तैयारे गिरे क्यों। इससे पहले बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान भी जुज़वी एतराफ़ कर चुके थे। ताहम पहली मरतबा भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से वाज़ेह एतराफ़ सामने आया है। क्या भारत का एतराफ़ मुस्तक़बिल में भारत की जानिब से महाज़राई में रुकावट बनेगा? ये आज का सवाल है कि भारत की जानिब से अब इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए थे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है बेनज़ीर शाह, फ़खर दुरानी हमें ज्वाइन करेंगे, मज़हर अब्बास और एजाज़ सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर शाह, सबसे पहले तो आपसे सवाल लेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए थे और अब भारतीय चीफ ऑफिसर जनरल अनिल चौहान ने भी ये तस्लीम किया है कि तैयारे पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए। तो क्या लगता है कि ये जो इनकी एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की कि पाकिस्तान ने वाकई इनको हराया हर महाज पर, किस तरह से देखते हैं? क्या अब ये एतराफ़ जो है मुस्तक़बिल में महाज़राई में आड़े आएगा? अच्छा ज़ैनब, अभी तक ये सबसे वाज़ेह एतराफ़ है जो भारत की तरफ से आया है कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने हमारे कुछ तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। इससे पहले आपने देखा कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं भारत के, उन्होंने कुछ लॉसेस की बात की, गोलमोल सी। उसके बाद उनके जो एयर मार्शल हैं उन्होंने भी कुछ लॉसेस की बात की, लेकिन इतना क्लियर अल्फाज में बयान जो है पहली बार भारत की तरफ से आया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया इसी इंटरव्यू में आगे जाके कि क्या 6 तैयारे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नंबर ठीक नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने सही उनके मुताबिक जो सही नंबर है वो भी नहीं दिया। तो एतराफ़ है कुछ हद तक, लेकिन अभी भी जो एग्जैक्ट नंबर है वो भारत जो है अभी बता नहीं रहा। लेकिन इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम चीज़ थी, इसमें उन्होंने कहा, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उन्होंने कहा कि 7 मई में जो हमारा नुकसान हुआ था उसके बाद 2 दिन तक इंडियन एयर फोर्सेस ने अपने कोई तैयारे नहीं डिप्लॉय किए 2 दिन तक। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, रेक्टिफाई की और फिर 2 दिन बाद डिप्लॉय किए। ये भी ज़ैनब एक एडमिशन है कि आपकी इतना बड़ा आपका नुकसान हुआ था कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आज देख रही थी, सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग पूछ रहे थे, वो ये कि यही सवाल भारत में कुछ सहाफ़ी भी पूछ रहे थे। ये जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस दौरान भी, आपको याद है द हिंदू को तो अपनी ट्वीट भी डिलीट करनी पड़ी। लेकिन ये फॉरेन मीडिया में आके क्यों बयान दिया गया है, ये भारत में उनकी लोकल मीडिया को क्यों नहीं दिया गया? इसकी एक वजह मेरे ख्याल से ज़ैनब ये हो सकती है कि इस वक्त शायद एक अंदाज़ा है भारत में फ़ौज के, उनमें भी एक अंदाज़ा होगा कि जो इंडियन मीडिया है, ख़ासतौर पे जो टेलीविज़न मीडिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत कम हो गई है। दूसरा ये भी हम हो सकता है कि ये एक फॉरेन ऑडियंसेस के लिए बयान हो, डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए ये बयान जो है इसको दबाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर आप अभी इस वक्त इंडियन मीडिया को देखें तो इस पे कोई खास बात नहीं हो रही, कोई खास रिपोर्टिंग नहीं हो रही। इस इशू को जितना वो दबा सकते हैं दबाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग से और जो उन्होंने बातें की उनको, उन पे बात हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, बहस भी चल रही है टीवी चैनल्स पे, लेकिन इस पे नहीं हो रही। सिवाय एक उनकी पब्लिकेशन है द वायर, जो आपको याद होगा कि वो सबसे पहली इंडियन पब्लिकेशन थी जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट 2 तैयारे हैं भारत के जो गिराए हैं। उसके बाद वायर को ब्लॉक कर दिया गया था जब तक उन्होंने वो स्टोरी अपनी डिलीट नहीं की। अच्छा, इनके इंडियन एक रिपोर्टर हैं, बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, सुशांत सिंह, मैं तो उनकी रिपोर्टिंग बहुत फॉलो करती हूँ। उन्होंने आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा कि देखिए, नुकसान होता है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में कारगिल में भी हुआ था, आपके तैयारों को नुकसान हुआ था, लेकिन आपने तब माना। इस वक्त आप मान नहीं रहे, तो आप अपनी ही क्रेडिबिलिटी दुनिया में, जो दुनिया वेरीफाई कर चुकी है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सोर्सेज में ये वेरीफाई हो चुका है कि कुछ तैयारे गिरे हैं। आप अगर इस माहौल में भी मानने को तैयार नहीं है तो आप दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो कम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे
तो तब तक एक इन्फॉर्म्ड बहस नहीं हो सकती मुल्क में। तब तक आपके ये जब आप कुछ सीखेंगे कैसे अगर आप अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो इस वक्त तक अभी भी लग रहा है ज़ैनब कि अभी भी भारत जो है इस मामले को दबाने की और छुपाने की कोशिश कर रहा है और अभी भी अपनी गलतियों को मानने को तैयार बिल्कुल। नहीं अच्छा है। बेनज़ीर, जिस तरह से आपने बात की कि भारत ने अपने मुल्क के अंदर ये बात नहीं की, ये एतराफ़ नहीं किया, इंटरनेशनल मीडिया पे जाके किया है, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि इंटरनेशनल मीडिया पे तो ऑलरेडी इस चीज़ का एतराफ़ और इस हवाले से कई रिपोर्ट शाया हो चुकी हैं कि जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने इनके तैयारे गिराए और भारत को सुखी का सामना करना पड़ा। अब भारत का जो मेजर एजेंडा है वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अपने लोगों से मज़ीद हक़ाइक़ छुपाए जाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे तो भारत एक्सपोज हो चुका है। लेकिन देखें एडमिशंस और तरीके से आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि एक तरीके से वो मान रहे हैं कि 2 दिन तक हम अपने तैयारे डिप्लॉय नहीं कर सके। अच्छा, इस दौरान एक और डिबेट भी चल रही है। उनके जो चीफ ऑफ एयर मार्शल स्टाफ हैं वो कुछ दिनों से ये भी बात कर रहे हैं कि और तनकीद कर रहे हैं अपनी हुकूमत पे कि हमारे जो एयरफोर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पे मुकम्मल नहीं हो रहे। ये डिबेट जो थी पहलगाम से पहले भी चल रही थी भारत में कि इक्विपमेंट के हवाले से कि हमें सही इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, हमारा सही इक्विपमेंट बन नहीं रहा, टाइम पे हमें डिलीवर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी ऑपरेशनल एज जो है वो कम हो गई है। तो डायरेक्ट जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन और बहुत से तरीके हैं जिससे अंदाजा हो रहा है दुनिया को कि भारत जो है इस चीज को छुपा रहा है। बिल्कुल। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अब जिस तरह से जो कुछ भारत ने किया है पहलगाम वाक़े के बाद, मोदी साहब भी ये कहते रहे कि हम इसी तरह से पाकिस्तान पर हमलावर होंगे, और अब ये जो इंकशाफ अस्करी क़यादत की जानिब से किया गया भारत की, क्या लगता है आपको आगे जाके भारत अगर कभी पाकिस्तान पे हमलावर होता है तो क्या 100 बार सोचेगा? देखिए, ये जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एतराफ़ है उसके बारे में वो शेर है कि यहाँ तक ले आए हैं बातों ही बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो वो जो मतलब ये कि एतराफ़ कर भी रहे हैं, झिझक भी रहे हैं, फिगर्स भी नहीं बता रहे, हालांकि उससे क्वेश्चन सीधा सा किया था, सीधा सा जवाब था, कोई बहुत लंबी तादाद तो नहीं थी, 5-6 तैयारे ही गिराए हैं, तो 5-6 तैयारों का एतराफ़ कर लेते, चलें 5 कह देते, 6 नहीं कहते। उसमें जो दूसरी अहम बात है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी उन गलतियों से फिर सीखा और फिर हमने टारगेट किया उसमें। तो वो कहीं ना कहीं उनके जो भी लोग हैं, चाहे डिफेंस एनालिस्ट हों, उनके सर्विंग चीफ्स हों या उनके पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो जो उन सब का कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेकी लग रहा है। ज़ाहिर है एक शिकस्त को कबूल करना कोई आसान नहीं होता। अपनी गलतियों के हर कौम अपनी गलतियों से सीखती है और सीखना चाहिए उनको। तो एतराफ़ करके आगे बढ़ सकता है आदमी कि हाँ गलती हुई, ये चीज़ें हुई हैं और अब हम इनको दुरुस्त कर रहे हैं उस चीज़ें के। लेकिन वो हिचकिचाहट इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव आड़े आ रहा है। अब अगर उनकी दिफाई फोर्सेस जो हैं वो एतराफ़ करें तो पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मोदी साहब ख़ुद या बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है ये सारी चीज़ों का एतराफ़ करना कि क्योंकि अटैक उनकी तरफ से हुआ था। लिहाजा आप इसका मतलब ये है कि आपने अटैक कर दिया तो उसकी तैयारी नहीं थी आपको, और जो जवाब था सबसे पहले अटैक से पहले आदमी ये देखता है, जो भी हो, इवन स्पोर्ट्स में देख लें कि आप अपने मुखालिफ की स्ट्रेंथ को देखते हैं। सबसे ज़्यादा मिसजज तो उन्होंने उस चीज़ को किया कि उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान से इस तरह का जवाब आएगा। तो उनको बहुत से सरप्राइजेज़ मिले हैं इस पूरी उसमें, फिर डिप्लोमेटिकली सरप्राइजेज़ मिले उनको, फिर पॉलिटिकल सरप्राइजेज़ मिले उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसने इंडिया को एक डिफेंसिव पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन हमें भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कोई किसी को आप ज़ख्मी कर दें तो वो दोबारा अटैक कर सकता है, बिल्कुल। लिहाजा इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। हाँ, ये हमारे लिए काबिले इत्मीनान बात होनी चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया ये सवालात उठा रहा है, आज इंटरनेशनल मीडिया ये इतराफ़ करवा रहा है उनके, और उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मगर जो भी हो, लेकिन वो एतराफ़ करें। तो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी, हमारी एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन हमें बहुत से फ्रंट्स पे अभी जो है लड़ाई लड़नी है, यानी लड़ाई में फ़िज़िकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप किस तरह अपना केस प्लीड करते हैं, किस तरह अपना लोगों को हमनवा बनाते हैं, और बेसिकली आपका सारा केस ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, हम बातचीत के ज़रिए
जो डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये हमारा नैरेटिव है और इसी नैरेटिव को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल सकती है। हमें अपने अंदर इंटरनली जो एक्सट्रीमिज़म है, टेररिज्म है, उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया इज़ ऑन डिफेंसिव, वो दिफाई पोजीशन पर है, इसीलिए वो थोड़ी सी बौखलाहट नज़र आ रही है। बिल्कुल आपने सही बात की है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान को मजीद काम करने की ज़रूरत है और रिजॉल्व की तरफ जाना चाहिए। एजाज सैयद साहब, अब आपसे सवाल लेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? ज़ैनब, पहली बात तो यह है कि भारत की तरफ से इस बात का एतराफ़ करना कि उनके प्यारे गिरे हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि भारत अस्करी एतबार से सीखने के लिए तैयार है। यानी कि भारत ने गलतियां की हैं और अब उसका भारत अस्करी एतबार से एतराफ़ कर रहा है कि उन्हें अस्करी मैदान में, जंगी मैदान में कुछ खामियों के बायस अपना नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसके आगे दो मीनिंग है। एक मीनिंग ये है कि वो अस्करी एतबार से जो माजी की गलतियां हैं या 7 मई से 10 मई तक के दौरानिए की जो गलतियां हैं उनको सुधारेगा, उनको ठीक करेगा और अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करेगा। और इसका जो दूसरा मानी है वो बड़ा खतरनाक है कि वो जो गलतियों को सुधारेगा, इसका मतलब है कि वो नए रन के लिए, नई जंग के लिए, नए कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है। आल्दो कि याद रखने की बात यह है कि भारत ने किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ या किसी भी मुल्क के साथ किसी किस्म के तनाजे का फैसला या इवन लिमिटेड या लार्ज स्केल जंग का फैसला उनकी फौज नहीं करती। वहां पर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग होती हैं वो उनकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। आल्दो की फौज और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपनी इनपुट जरूर देती है। तो अस्करी पहलू भी हमने डिस्कस कर लिया और सियासी पहलू ये बड़ा अहम है कि क्या इस वाक़े के बाद भारत की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि ड्राइविंग फोर्स है भारत में बड़े फैसले करने की, क्या वो दोबारा फैसला करेगी कि वो पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई जंग करे? तो मुझे इस बात का खतरा बिल्कुल लगता है कि ये ऐसा होगा और उसके ग्राउंड के ऊपर फुटप्रिंट्स भी हमें नजर आते हैं। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ और आजाद कश्मीर के बॉर्डर के साथ जितने सूबे हिंदुस्तान के लगते हैं, जितने इलाके लगते हैं, इन पर्टिकुलर उसमें राजस्थान, उसमें कश्मीर, उसमें पंजाब और दीगर जो इलाके हैं, वहां पर सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज अवामी सतह पर यानी कि पब्लिक में सिविल डिफेंस की तरबियत देना शुरू कर दी गई है। तो इन चीजों को अगर आप मिलाकर देखें कि एक तरफ भारत जो है, भारत के जो अस्करी लोग हैं वो अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं, यानी कि ये कि वो अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं, ठीक करने के लिए तैयार हैं, और उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन है कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पे सिविल डिफेंस की तरबियत, तो ये दोनों बातें इस बात का पता देती हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ अगले किसी महाज के लिए तैयारी कर रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि भारत की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक नारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, लेकिन भारत में होता रहा है। मिसाल के तौर पे बालाकोट हो गया, मुंबई अटैक हो गया, पठानकोट हो गया, ये सारे वाकयात, या माजी में कारगिल हो गया, ये तमाम वाकयात वो है जिसे भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर मुख्तलिफ जमातें, बिलखसूस भारतीय जनता पार्टी, वो इसे पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करती रही है। तो मुझे जो आगे फ्यूचर लग रहा है वो कोई इतना अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन इसमें जो स्पेस है पाकिस्तान के पास और भारत के पास भी वो स्पेस है कि भारत के अंदर भी ऐसी सेन वाइसेस बिल्कुल मौजूद है जो जंग मुखालिफ है। पाकिस्तान ने इस सारे मामले में नो डाउट कि बड़ा अच्छे इकदाम थे पाकिस्तान की तरफ से, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री के एतबार से हमारी एयरफोर्स ने तो जो परफॉर्मेंस दिया है उसका सबूत और उसकी गवाही तो आलमी इदारे दे रहे हैं। तो तमाम पहलुओं से पाकिस्तान ने अच्छा किया। मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक फ्रंट वो फ्रंट है जहां पर बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है। हमारी आलमी सतह पर, रीजनल सतह पर एक पोजीशन
में इजाफा हुआ है, कदर में, मंजिलत में इजाफा हुआ है। और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में जो पॉइंट नंबर 1 ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आए, और यही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मेरा ये ख्याल। ठीक, फ़खर दुरानी साहब आपसे सवाल लेंगे, क्या लगता है आगे जाके क्या मंजरनामा बनेगा? शुक्रिया ज़ैनब। देखें, इसके 3 पहलू हैं। पहला ये है कि अब क्यों ये इसका जो है वो अपने त्यारे गिराए जाने के हवाले से ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि क्या ये फ्यूचर में ये जो डिटेरेंस के तौर के ऊपर पाकिस्तान के काम आ सकता है जो अब इनकी तरफ से एतराफ़ किया जा रहा है। और तीसरा ये कि वे फॉरवर्ड क्या है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से भी। पहली बात ये कि ये अब क्यों एतराफ़ कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया गया। देखें, जब ये जंग के दिन थे उसमें उनके जो एयर मार्शल थे AK भारती, उनकी तरफ से भी हल्का फुल्का ये कहा गया था कि जंग के दिन है और जंग के दिनों में अभी हम ये अपने एसेट्स के हवाले से नहीं बता सकते कि उनका लॉस हुआ है या नहीं हुआ। ये वॉर टाइम में नहीं होता। और यही एक हकीकत है कि जो फॉग ऑफ वार होती है, जैसे जैसे ये छटती है और ख़त्म होती है उसके बाद ही ये पूरा जो नुकसानात हैं या उसके हवाले से ये चीज़ें सामने आती हैं। और आजकल के दौर में देखा जाए जो सोशल मीडिया है या फिर उसके साथ साथ सैटेलाइट इमेजरी है या फिर ऑसेंट का है जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी रह नहीं सकती। आप पिछले 2-3 दिनों से देख लें जो जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ये भारत के अंदर जो पाकिस्तान ने जो फतेह मिसाइल के ज़रिए अटैक्स किए या फिर उसके साथ साथ जो बाकी ड्रोन्स के ज़रिए अटैक्स किए थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोज़ आना शुरू हो गई। और ये वीडियोज़ वो हैं जो कि भारतीय शहरियों ने कैप्चर की थी। और ये त्यारों के हवाले से भी वो जो वीडियो सामने आ रही हैं जो भारतीय शहरियों ने ही कैप्चर की थी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें सामने और ये हकीकत और ये जो ट्रूथ था ये सामने आना ही था। तो इसलिए ये पहले से ही इन्होंने थोड़ा सा जहन साजी अपनी आवाम की कर ली थी कि अभी जंग के दिन है, अभी हम नहीं बता सकते। आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप फॉरवर्ड इनके जो BJP के रहनुमा है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी तरफ से ये कहा गया। फिर ये अब जो अनिल चौहान की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस जो है उनकी तरफ से ये बताना, तो ये जो भारतीय अवाम की जहन साजी के लिए ये हकायक जो थे जंग के बादल जैसे जैसे छटे हैं उसके बाद ये चीज़ें सामने आना ही थी और इसलिए उनका एतराफ़ किया गया है। आज उन्होंने ये त्यारे गिराए जाने का एतराफ़ किया है, कल ये उसके नंबर्स भी अल्टीमेटली और डेफिनेटली ये सामने आ जाएंगे कि पाकिस्तान ने एक्चुअली कितने त्यारे गिराए थे। दूसरी बात ये है कि क्या इन त्यारों के गिराए जाने का एतराफ़ क्या फ्यूचर में पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की महाजराई के जो है वो रोक सकता है भारत की तरफ से या नहीं। क्या ये पाकिस्तान की डिटेरेंस के लिए ये काम आ सकती है तो या नहीं आ सकती। देखें, ये जो 6 और 7 की दरमियानी शब को पाकिस्तान ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी या क्रेडेंस थी वो साबित की है और उसके ज़रिए जो अपनी एक सुपीरियॉरिटी है वो कायम की है। डिटेरेंस ऐसे ही जो है वो आप इस्टेब्लिश करते हैं कि जब आप अपनी जो क्रीडेंस है वो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकल करके जब ये साबित करते हैं तो उससे फ्यूचर के लिए भी आपको डिटेरेंस आपकी जो है वो साबित होती है। क्योंकि ये अब जो दुश्मन है वो उसके लिए भी ये उसको समझ आ गई है कि अब हमने अगर पाकिस्तान को इस मैदान में शिकस्त देनी है तो हम इससे ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास, तो तब ही जाके हम जो है वो पाकिस्तान को एयरफोर्स या इसके हवाले से इस मैदान में शिकस्त दे सकते हैं। अब भारत के हवाले से देखा जाए जो उनकी ये पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपनी सुपीरियॉरिटी कायम की है बल्कि जब ये आप ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इनके त्यारों को ना सिर्फ रफाइल जैसे त्यारों को ना सिर्फ ये कि जैम किया, उनको सुन रहे थे, उनकी हर एक मूव और हर एक जो टेक्टिकल जो भी उनकी वो हरकतें चल रही थी पाकिस्तान उनको ऑब्जर्व कर रहा था। तो इससे टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान ने सुपीरियॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है। तो उस बुनियाद के ऊपर ये जो सुपीरियॉरिटी है उसको ये तोड़ने के लिए भारत को बड़ा टाइम लगेगा, तब जाके ये कोई पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ये पाकिस्तान ने जो एक डिटेरेंस के तौर के ऊपर ये जो 6 और 7 मई के दरमियान वो किया है, ये आगे भी इसकी जो है वो भारत सोच समझ के ही कोई इस तरह का इकदाम उठाएगा। तीसरा ये है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, इसमें अभी एजाज सैयद ने भी बात की है कि इंडिया ने अपनी गलतियों से सीखा है और वो आगे इसको मजीद इंप्रूव करके लाएंगे। आप अगर कल जो भारतीय जो एयर चीफ है उन्होंने वहां पर गोवा में जाके जिस तरह से वो बयान दिया है और जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से जो उन्होंने हाईलाइट की हैं, जो खामियां हैं कि जो डिफेंस के हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो पूरे टाइमली नहीं होते, DRDO जो उनका है उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट टाइमली नहीं होते। फिर उसके साथ साथ जो इन्होंने इंटरनेशनल जितने भी ये लिए चाहे त्यारे हों या जो भी वो भी अब इनसे प्रॉपरली जो मैनेज नहीं हो पा रहे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर भारत के लिए एक बड़ा लंबा अरसा चाहिए एक पाकिस्तान के लिए जो सुपीरियरिटी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये जो एक्सेप्टेंस इनकी तरफ से आ रही है, लेकिन मोदी सरकार, मोदी साहब जो
जो हैं उनकी तरफ से तो कोई ऐसा साइन नहीं लग रहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो वो तो इसी चीज़ पे कायम है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, या उनका लहजा देखा जाए जिस तरह से वो गोली की बात करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के धमकियाँ देते हैं, तो उनके लहजे में तो कोई सॉफ्टनेस अभी तक नहीं आ सकी। बिल्कुल, देखिए आज भी वो भोपाल में गए हैं और वहाँ पे भी एक तकरीब में उन्होंने खिताब किया है और उस पर भी उन्होंने एक बार फिर से इसका अंदिया दिया है कि दुश्मन की तरफ से एक गोली चलाई जाएगी तो हम उसके जवाब में गोले और बारूद वो चलाएंगे। तो ये इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये सियासी बयानात हो सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली मिलिट्री के मैदान में और जो मैदान जंग होता है उसका डिफरेंट होता है। इंडिया ने पहले भी मिसकैलकुलेट किया और पाकिस्तान के ऊपर जो 6 और 7 की रात को चढ़ाई की थी और ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, ये जो मिसकैलकुलेशन थी। और मैं समझता हूँ कि जो इनका जो सियासी बयान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो मिलिट्री के हद तक जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक सियासी जो अपनी तौर के ऊपर जो हजीमत इनको उठानी पड़ी है मैदान जंग में, उसको छुपाने के लिए ये इस तरह के बयानात और इस तरह के जो है वो मोदी सरकार देती रहेगी। अदरवाइज जो आज भी एजाज सैयद डिस्कस कर रहे थे, एक लास्ट पॉइंट के जो एजाज सैयद साहब भी डिस्कस कर रहे थे कि जो 4 इनकी रियासतें हैं जो खासतौर के ऊपर शुमाली रियासतें पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, उसमें इन्होंने जो ब्लैकआउट के हवाले से वो दिया हुआ है। एक तो कल जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ये उसका बाकायदा पहले से ही अनाउंस कर दिया कि पीस टाइम जो पोजीशन थी उसके ऊपर जो फौजें आ चुकी हैं। और दूसरी इसकी जो रीजन हो सकती है ब्लैकआउट की कि वो जो विड्रॉ कर रहे हैं अपनी जो मिलिट्री की जो बेसेस और उसके हवाले से उसको छुपाने के लिए, ये भी मैं समझता हूं कि ये एक ओल्ड स्कूल जो भारत की तरफ से एक वो जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, ब्लैकआउट करके जो भारतीय फोर्सेज हैं वो वापस अपनी जो पीस टाइम जो जगह है उसके ऊपर वापस है। क्योंकि अब तो सैटेलाइट इमेजरी है और उसके जरिए हर चीज आपकी रात हो या दिन हो उसका कोई अब डिफरेंस ही नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं ऑलरेडी। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो मोदी सरकार की तरफ से इस तरह के जो बयानात दिए जा रहे हैं ये उसकी कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बेनज़ीर आप कुछ कहना चाह रही है? ज़ैनब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि एक रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, और उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा और अप्रिशिएट किया कि दोनों साइड्स ने बड़ी रैशनैलिटी दिखाई है। तो एक तरह से वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ी प्रोफेशनलिज्म और बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उनकी जो फौज है उसमें एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट है दोनों साइड्स के लिए। हमने भी देखा, हमारी साइड से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारी भी एयरफोर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया और रिस्पेक्ट किया कि हाँ वो उनकी भी बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है। लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जो सियासी बयानात हैं जिसकी एजाज भी बात कर रहा था, उसमें अभी तक कोई सीज फायर नहीं आया। और रोज हम देखते हैं इस किस्म के बयानात आते हैं कि एक पार्ट 2 होगा और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो इतना जब आप एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ाते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ सियासी तौर पे तो डिलीवर करना होता है, जिसकी वजह से जैसे सब यहाँ पे कह रहे थे कि ये एक बड़ा खतरनाक और एक बड़ा ही डेंजरस किस्म के पॉइंट पे है अभी हम कि जिस पे एस्केलेशन दोबारा हो सकती है। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा बेनज़ीर। वक्त हमारे पास कम है। जानिब से जो बयानिया भारत बनाता रहा कि भारत ने पाकिस्तान को 6-7 मई की रात घुसकर मारा है, अब वो बयानिए की सच्चाई सबके सामने आ गई है कि भारत जो है उसको हर फोरम पर सुबकी का सामना करना पड़ा है। और अब भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए। अभी एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। अब आपके पूछे हुए सवालों के जवाबात लेते हैं। फ़खर दुरानी के लिए सबसे पहला सवाल है। उन्होंने कहा है कि हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़े इजाफा, मुल्की समत और मईशत पर भरोसा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। और इप्सोस के मुताबिक 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को दुरुस्त कहा है। और एतमाद में ये वाज़े इजाफा किस बात की निशानदेही करता है? शुक्रिया। बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं कि जो ये मौजूदा हुकूमत के आने के बाद ये माशी इशारे जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब ये हुकूमत आई थी उस टाइम ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये तमाम तो चीज़ें नहीं हुई। मईशत के हवाले से भी कुछ बेहतरी आई है। आपका जो रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये तो तमाम चीज़ें हुई हैं मुस्बत, और ये सब जो है इसका मेरा ख्याल है रिकगनाइज़ भी करते हैं। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो माशी जो मुस्बत इशारे हैं, क्या
इनको ट्रांसलेट किया गया है अवाम तक, और क्या अवाम को भी इसमें जो है वो कुछ सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ा जो है वो जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए एक बड़ी शिकायत ये है कि जो तनख्वाह की जो टैक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, वो उस पर हुकूमत को कुछ करना चाहिए। महंगाई के हवाले से भी, बेरोज़गारी के हवाले से भी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका डायरेक्टली किसी न किसी तौर के ऊपर कनेक्शन होता है आम आवाम के साथ। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये जो आने वाला बजट है इसमें इस हवाले से आवाम को सहूलियात देने के हवाले से सोचे तो वो ज़्यादा इसका जो है वो इस हुकूमत के हवाले से मुस्बत और बेहतर वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, आवाम को सहूलियात देने के हवाले से सोचना चाहिए। अगला सवाल मज़हर अब्बास गया है। कहा गया है कि 9 मई को केस में PTI के MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA समेत 11 मुल्जिमान को सज़ा सुना दी गई है। 9 मई केस में इन सज़ाओं के बाद PTI पर बतौर पार्टी क्या असर होगा? देखिए, 9 मई मेरा ख्याल है ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या था, और उस दिन जो कुछ भी हुआ अब भी उसकी तहकीकात तो ज़रूर होनी चाहिए, और जो भी मुल्ज़मान हैं उन्हें सज़ा भी देनी चाहिए। ये सज़ा हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ताख़ीर की है इस पूरे मुक़दमे में। फिर इसको पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया, तो जो मुक़दमे की सीरियसनेस है वो डाइल्यूट हो गई। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर एक नई तहरीक चलाने जा रही है, जिस तरह बातें आ रही हैं, इमरान खान साहब खुद उस तहरीक को लीड करेंगे, कैसे करेंगे ये भी बड़ा सवालिया निशान है। PTI बिल्कुल एक तरीके से डिवाइडेड हाउस नज़र आता है PTI, लेकिन मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे उस 9 मई की इन सज़ाओं का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हाँ, आज से 6 महीने साल भर पहले अगर ये चीज़ होती तो और ज़्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल होती। आज ज़ाहिर है 2 साल बाद, और इसमें भी जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं इस केस के, उनको सज़ाएं नहीं हुई हैं इस केस में। जब तक वो चीज़ नहीं होगी, अभी भी जो भी सज़ाएं हो रही हैं, चले MNA MPA की सज़ा जो है अहम होती है, क्योंकि अभी तो अपील का है फोरम अवेलेबल, और वो फिर बात डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चली जाएगी। लेकिन 9 मई हमेशा रिलेट कर रहा है 2 शख्सियात से, एक इमरान खान और दूसरा जनरल फैज़। ठीक, 9 मई जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं होगा तो 9 मई का जो इम्पैक्ट है उस तरीके से वो नहीं आएगा अभी तक। बिल्कुल, अब बेशुमार लोग हैं, वो सज़ाएं होती रहेंगी, ये चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी सज़ा काट चुके हैं, जेल में रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी पर इन सज़ाओं का कोई बहुत ज़्यादा असर होगा। ठीक है, नहीं लगता कि पार्टी पर कोई असर पड़ेगा इन सज़ाओं का। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेती रहिएगा। वेलकम बैक। बेनज़ीर से सवाल पूछा गया है कि पंजाब में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद खुसूसन वो जो HIV का शिकार हैं, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इलाज से महरूम रह जाते हैं। क्या हुकूमत इनसे शनाख्त और बेसहारा अफराद के लिए मौसर पॉलिसी और इलाज की सहूलतें फराहम कर रही है? ज़ैनब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है मेरे लिए तो, क्योंकि जो एक्टिव ड्रग यूजर्स हैं ख़ासतौर पे पंजाब पे, मैंने इस पर रिपोर्टिंग भी की है, उनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं होता है। एक तो वो बेघर होते हैं, ऊपर से उनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं होता, उनको तरह तरह के नामों से हम बुलाते हैं, उनको बिल्कुल हमने डिह्यूमनाइज किया हुआ है। और शिनाख्ती कार्ड क्यों नहीं होता ज़ैनब? इसलिए क्योंकि बहुत से ये होते हैं जो कम उम्र में घर से भाग जाते हैं, तो उनके पास कभी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होती शिनाख्ती कार्ड बनाने की। दूसरा ये होता है कि इनके घर वाले इनको घर से निकाल देते हैं, तो फिर ये इनके साथ कोई जाता नहीं है नादरा के दफ्तर, इनके वालिद, इनका कोई भाई जो इनके साथ जाके इनके शिनाख्ती कार्ड बनाए। अब ये एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप स्टेटलेस हैं। अगर आप HIV पॉजिटिव है, बहुत हाई प्रेवलेंस होती है HIV पॉजिटिव की, 40% होती है जो इंजेक्टेड ड्रग यूजर्स होते हैं, वो अगर जाके किसी सरकारी या प्राइवेट इदारे में भी ट्रीटमेंट कराना चाहें, तो अगर उनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है तो उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो अब आप बताएं कि वो किधर जाएं? एक तो वो बेकार, ना उनके पास ID कार्ड, ना उनके पास कोई फैमिली, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। तो मेरा तो यही मैं कहूँगी कि पंजाब हुकूमत और हमारी वफाकी हुकूमत को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए कि कोई आसान तरीका बनाए ताकि इनको शिनाख्ती कार्ड मिल सके, ताकि इनका इलाज हो सके। और दूसरा, इनको डीह्यूमनाइज करना बंद कर दें ज़ैनब। ये जब अस्पतालों में जाते हैं
इलाज कराने के लिए, तो वो मुझे कहते हैं, वो मुझे बहुत से ऐसे लोगों ने बताया है कि वो हमसे, डॉक्टर्स ऐसे बात करते हैं जैसे जानवर है। हमें कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, हमसे कहते हैं बाहर बैठो, तुमसे स्मेल आ रही है। तो ये चीज़ों इनको देखना बहुत ज़रूरी है, और ये हुकूमत की तरफ से पॉलिसी आनी चाहिए कि इसका कोई तरीका निकालें कि इनको शनाख्ती कार्ड मिल सके ताकि अपना इलाज करा सके। बिल्कुल इन्हें आइसोलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो एहसास और रहम के तलबगार हैं। अगला सवाल हमें एजाज सैयद साहब से, उनसे पूछा गया है कि मरियम नवाज का कहना है कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। क्या ये फैसला आवाम को रिलीफ देगा या फिर कानून तोड़ने वालों को क्लीन चिट मिलेगी? ज़ैनब, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गुज़िश्ता 1.5 से 2 डेकेड में हाउसिंग सोसाइटियों और उनके मालकान का एक बहुत बड़ा असर सामने आया है। पैसे का जो एलिमेंट है, जिसको पाकिस्तान का मीडिया भी बहुत कम डिस्कस करता है, वो एलिमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़कर आया है। मरियम नवाज साहिबा नो डाउट के हमें बहुत मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके वालिद भी उनको सुपरवाइज कर रहे हैं और उनकी जो टीम है वो भी उनको हेल्प आउट कर रहे हैं कि मरियम नवाज जो है बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब एक फुटप्रिंट छोड़ें पाकिस्तान की और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, ताकि वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के ऊपर आ सके। तो ये तो एक अलग है कि वो एफर्ट कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कि मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि एमनेस्टी दी जाए, ये तो खुल्लम खुला उन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को क्लीन चिट देने के मुताबिक होगा जिन्होंने मुतल्लिक जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे पैसे लिए हैं और उनको प्लाट नहीं दिए। ये देखने की बात ये है कि इस वक्त नेशनल लेवल पर, नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट में और सूबाई सतह पर पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब की बात हो रही है, हाउसिंग सोसाइटियों के से मुतल्लिक कितने लोग हैं जो कि सियासत में आए हैं और उनका पॉलिसी साजी के ऊपर कितना ज्यादा असर है। दरअसल हाउसिंग सोसाइटियों का अरूज पाकिस्तान में जो टाउन प्लानिंग है उसकी नाकामी के बायस हुआ है। पाकिस्तान की जो टाउन प्लानिंग है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के पास प्रीडोमिनेंटली जो PAS जिसे कहते हैं, प्रीवियसली DMG कहा करते थे, इनके पास थी। तो टाउन प्लानिंग फेल हुई तो हाउस, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हुई है, उसका एलिमेंट हमें नजर आ रहा है। आई होप कि मरीम नवाज साहिबा इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद साहब। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।